इंडिया और साउथ अफ्रीका की विमेंस टीमों के बीच होने वाला आज का यह ओडीआई विमेंस वर्ल्ड कप का मैच जो कि विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जाएगा 9 अक्टूबर को शाम को 3 बजे से एक डे नाइट वनडे मैच के तौर पर, जहां पर अगर आप देखें वेदर फोरकास्ट को जाकर के, तो आसमान पर पूरे दिन काले और घने बादल बने रहेंगे और इस मैच की जो स्टार्टिंग टाइम है शाम को 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में, वहां पर बारिश की भी काफी हद तक संभावना है। लेकिन शाम के 6 बजे के बाद से जो वेदर फोरकास्ट अगर आप देखेंगे तो शायद बारिश तो वहां पर होती दिखाई ना पड़े, वो यही बताता है हमको फोरकास्ट। लेकिन आसमान पर चूंकि बादल बने रहेंगे तो ऐसी ओवरकास्ट कंडीशन में और ऐसे सिचुएशन में कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी वो तो निश्चित तौर पर पहले फील्डिंग करने जाएगी। लेकिन अगर आप जाकर के पिछले कुछ मैचेस के रिजल्ट्स भी यहां पर देखें या ओवरऑल अगर आप विमेंस ओडीआई क्रिकेट की बात करो तो इस मैदान पर टोटल 5 ही मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर 4 बार तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। और उसमें से आखिरी 3 मैचेस के स्कोर कार्ड को अगर आप देखें तो इंडिया श्रीलंका का मैच हुआ था जो कि लो स्कोरिंग गेम्स ही थे बेसिकली तीनों की तीनों। यहां पर आप इससे बहुत ज्यादा जजमेंट तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ये 2014 में मैचेस हुए थे, काफी पुराने मैचेस हैं, और अब जाकर के ये जो 2025 में मैच होगा तो इसके हिसाब से तो कुछ ज्यादा आइडिया आप लगा नहीं पाएंगे। लेकिन विमेंस वर्ल्ड कप के अंदर जो हमने देखा है, इंडिया के अंदर जो पिचेस मिलती है उसको जो हमने समझा है, विशाखापट्टनम के मैदान पर जो मेंस ओडीआई मैचेस काफी रिसेंट में खेले गए हैं उसकी बेसिस पर तो ये मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर एक बार आसमान पर बादल नहीं भी होते तो भी कोई टीम यहाँ पर बैटिंग सेकंड करना ही चाहती, क्योंकि विमेंस क्रिकेट में तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीमें ही ज्यादातर जीतती हैं। इवन मेंस मैचेस में भी आखिरी 10 मुकाबले जाकर के देखें उसके रिजल्ट्स को, तो 10 में से 7 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। चूंकि अगर आसमान पर बादल नहीं होते हैं ना तो ड्यू आती है सेकंड इनिंग के अंदर, और ओस में खास करके अक्टूबर के महीने में कोई भी टीम बैटिंग सेकंड ही करना चाहती है। और वैसे तो निश्चित तौर पर दिन के दौरान जो ओवर्स होंगे उसमें स्पिनर्स का रोल होता ही है, तो पहली इनिंग में वो स्कोर भी खड़ा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो भी खास करके इंडियन बॉलिंग के सामने। तो ओवरऑल यही लब्बो लुआब निकलता है पिच रिपोर्ट का कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करने जाएगी, और चूंकि ओवरकास्ट कंडीशन है तो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। बाकी आखिरी 3 मैच में जिस तरीके से स्पिन को 29 और पेस को केवल 8 विकेटें मिली हैं, वो ये भी क्लियर करते हैं कि स्पिनर्स का भी रोल बाद में जब गेंद पुरानी हो जाएगी तब काफी बड़ा होता दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज जो जरूरी होगी वो ये कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जाकर के आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर आपको मैं अपनी कुछ फाइनल टीमें तो दूंगा ही, मल्टीपल टीमें, लेकिन उससे भी जरूरी है कि टीम तो आप खुद बनाइए। टीम मुझसे चाहिए तो जरूर ले लीजिए, लेकिन जो पिच रिपोर्ट होगी और वेदर के बारे में ताजा अपडेट्स होंगे टॉस के बाद, वो आपको मैं जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर देता हूं वो देखना काफी जरूरी है अपनी टीम बनाने के लिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा इसी वीडियो के, जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके एक्टिव रहिएगा टॉस के बाद, ताकि अपडेट्स वहां पर आपको पिच रिपोर्ट के रिगार्डिंग और वेदर के रिगार्डिंग मिल पाए, और थोड़ी सी हेल्प के लिए आपको कुछ टीमें भी मिल पाए। तो जाकर के जल्दी से ज्वाइन जरूर करिए। बाकी इंडियन टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें जो पिछले मैच में भी खेला था, जहां पर एक चेंज था कि अमनजोत कौर बाहर बैठी थी, रेणुका सिंह अंदर आई थी, लगातार 8 ओवर का लंबा स्पेल इन्होंने किया और लगातार जबरदस्त बॉलिंग की जो पाकिस्तानी बैटर्स थी ना उनसे तो रन बन ही नहीं रहे थे इनकी गेंदों पर। लेकिन एक चीज जो ध्यान देने वाली है कि इंडियन टीम ने जो 2 मुकाबले अभी तक श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ इस टूर्नामेंट के अंदर खेले हैं, दोनों जीते हैं वन साइडेड, हालांकि कंपैरेटिवली कमजोर टीमें थी। आज साउथ अफ्रीका की टीम उनके सामने भिड़ेगी, तो ये जो 5 मेन इंडियन बॉलर हैं, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, श्री चरनी और दीप्ति शर्मा, ये तो आपको अराउंड 8 ओवर के आसपास की मिनिमम बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी। लेकिन जरूरत पड़ी तब प्रतिका रावल भी आपको अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग करते दिखाई पड़ सकती है थोड़े बहुत छठे बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगी। बाकी बैटिंग ऑर्डर और बेंच की जो प्लेयर्स है वो तो आप देख सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अगर अमनजोत कौर को भी मौका मिलता है ना तो वो भी काफी मेन बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर ही यूज की जाएंगी। लेकिन उसको थोड़ा सा और फर्दर आगे बढ़ाते हुए इस वर्ल्ड कप के शुरू होने के पहले इंडियन प्लेयर का क्या एक्सपीरियंस रहा था ओडीआई क्रिकेट के अंदर, जैसे अगर आप देखें तो स्मृति मंदाना ने 109 मैचेस खेल रखे थे, प्रतिज्ञा रावल ने 18 मैचेस, हरलीन देओल ने 31, 150 से ज्यादा हरमनप्रीत कौर ने। उसी तरह से जो बॉलर्स हैं जिनमें एक्सपीरियंस थोड़ी सी कम है लेकिन 10 मैचेस, 8 मैचेस, 21 और 11 मैचेस में जो परफॉर्मेंस इन्होंने दे रखी है ओवरऑल, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैटर हो, उसमें उनका जो बैटिंग एवरेज है या बॉलर्स ने जो विकेटें चटकाई हैं, इस सारे के सारे आंकड़े को अगर आप इनिंग के हिसाब से भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि कौन सी बैटर पहली इनिंग में ज्यादा बेहतर बैटिंग एवरेज के साथ रन बनाती हैं या सेकंड इनिंग में। हालांकि सारी की सारी इंडियन बैटर्स ना दोनों इनिंग में काफी बढ़िया काम करती है, थोड़ा सा अंतर आएगा, हो सकता है कि किसी इनिंग में कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हो तो उसका नंबर तो आपके सामने है। और बॉलर्स का स्ट्राइक रेट दोनों इनिंग का है कि पहली इनिंग में कितनी गेंदें लगती हैं ऑन एन एवरेज, सेकंड इनिंग में कितनी गेंदें लगी हैं अभी तक के करियर में,
ऑन एन एवरेज 1 विकेट निकालने में, तो वो स्ट्राइक रेट भी आप देख सकते हैं। और उसको देखने समझने के बाद अगर आप आए रीसेंट फॉर्म की तरफ, तो चूंकि दोनों मैचेस इंडियन टीम ने जीता है तो ओवरऑल डोमिनेंस तो रहेगा ही। लेकिन अगर आप रीसेंट फॉर्म अगर आप देख रहे हैं ना, तो एक चीज आपको दिखाई पड़ेगी कि स्मृति मंधाना तो जो कि निश्चित तौर पर बायलैटरल मैचेस की बुली मानी जाती हैं। कोई सामने एक टीम हो, उसकी सीरीज हो रही हो, तो उसमें तो जम के रन बनाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज हुई थी अभी 3 वनडे मैच की, तो 2 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी लगा दी। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ, इनके बल्ले से रन आने बंद हो गए। वहीं पर प्रतिका रावल की बात करें, तो जो आपको मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था ना कि इनकी बॉलर के तौर पर भी काफी अच्छी यूटिलिटी होगी, बाकी बल्ले से भी ठीक ठाक पारी अभी तक खेली है। पहले मैच में 1 विकेट भी ले रखा है। तो इन दोनों में से, या इवन मैं कहूं इस पूरी टीम की तरफ से, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन ये होंगी जितनी भी आपकी टीमें बनेंगी हर एक टीम के अंदर। और उस तरीके की सिलेक्शन अगर आप देखने जाएंगे तो दीप्ति शर्मा भी होंगी, जो कि 25 रन 3 विकेट और 53 रन 3 विकेट की 2 शानदार परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। स्नेह राणा भी उसी तरीके के नंबर लेकर के आती है, 20 रन 2 विकेट और 28 रन 2 विकेट। और साथ ही साथ विकेट कीपिंग सेक्शन में अगर आप जाएंगे ना, तो ऋचा घोष, जो कि जो दूसरी ऑप्शन है साउथ अफ्रीकन, वो उतनी बेहतर ऑप्शन है नहीं। तो ऋचा घोष बेस्ट ऑप्शन है विकेट कीपिंग सेक्शन की तरफ से। बाकी पिछले मैच में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक फंसे हुए मैच में बेसिकली लास्ट में 20 गेंद पर 35 रन की जो धमाकेदार पारी खेली, उसमें इन्होंने अपना फॉर्म दिखा दिया। बाकी क्रांति गौड़, जिनका करियर अभी आपने पीछे देखा, 8 मैच में 15 विकेट थी इस वर्ल्ड कप के शुरू होने के पहले, और इस वर्ल्ड कप के अंदर भी 4 विकेटें ले चुकी हैं। तो टोटल 10 मैच में 19 विकेटें हो चुकी हैं। जबरदस्त बॉलिंग कर रही हैं। तो ये कुल मिला जुला करके 5 ऑप्शन इंडियन टीम के अंदर हैं, जिसमें क्रांति गौड़, ऋचा घोष, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा और प्रतिका रावल आती है ना। ये 5 प्लेयर आपकी बनने वाली जितनी भी टीमें होंगी, 10, 20, 6, जितनी भी टीमें आप बनाएं, उसमें से 80% टीमें ऐसी होनी चाहिए कि ये 5 की पांचों आपकी टीम में रहें, और उसमें से 50% टीमों में यही पांचों आपकी कप्तान या कप्तान के तौर पर ऑप्शन रोटेट होंगी। और बाकी जो टीमें होंगी उसमें कई टीमों में आप स्मृति मंधाना को रखिए हरलीन देओल के साथ, तो कुछ मैचेस में हरमनप्रीत कौर के साथ रखिए, और किसी 1-2 टीम में आप जेमामा रोड्रिग्स के साथ रखिए, और किसी टीम में ऐसा भी करिए कि स्मृति मंधाना को ड्रॉप कर करके हरलीन देओल और हरमनप्रीत कौर को रखिए, या किसी एक मैच में किसी एक टीम में बेसिकली स्मृति मंधाना और हरलीन को ड्रॉप करके प्रतिका रावल के साथ हरमनप्रीत कौर और जेमामा रोड्रिग्स को रखिए। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन रोटेशन करनी है। और बाकी अगर रेणुका सिंह ठाकुर खेल रही है प्लेइंग 11 के अंदर और पहली इनिंग की इंडियन बॉलिंग हो, तो ये तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन तब हो जाएंगे। तब इनको भी आप 70 से 80% टीमों में रख सकते हैं। और बाकी देखनी पड़ेगी कंडीशन उस हिसाब से। सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में खास करके इवन पहली इनिंग की बॉलिंग में भी श्री चरनी भी एक अच्छी ट्रम्प कार्ड होंगी, जो कि आपकी 50% टीमों के अराउंड अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकते हैं, जिनको आप जगह दे सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया भी था ना कि अमनजोत कौर, जिन्होंने पहला मैच जो खेला था श्रीलंका के खिलाफ 57 रन बनाए थे, 1 विकेट लिया था, अगर ये आज खेलती तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट होंगी रेणुका सिंह ठाकुर की ही तरह। बाकी आगे आकर के हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो वो भी नंबर आपके सामने की। हरलीन देओल को अगर आप छोड़ दें, 2 मैच पर 33 रन है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो चाहे वो स्मृति मंधाना हो 62 के एवरेज के साथ, चाहे वो प्रतिका रावल हो 2 मैच में 79 रनों के साथ, चाहे वो हरमनप्रीत कौर हो जिनका बैटिंग एवरेज 50 के ऊपर है, जेमाइमा हो जिनका 30 के ऊपर का एवरेज है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ काफी अच्छा खेलती रही। इवन ऑलराउंडर्स हो स्नेह राणा, ऋचा घोष और स्नेह राणा और दीप्ति शर्मा, ये भी दोनों काफी बढ़िया आंकड़ों के साथ आते हैं। ऋचा घोष के नंबर थोड़े से खराब हैं, और बाकी श्री चरनी के 2 मैच में 2 विकेटें हैं। राधा यादव के नंबर तो काफी खराब हैं। रेणुका सिंह की 1 मैच में 1 विकेट है, लेकिन अमनजोत कौर इनके 1 मैच में 3 विकेट है और 3 मैच में 4 विकेटें हैं अरुंधति रेड्डी के साउथ अफ्रीका के खिलाफ। बाकी इस मैदान पर केवल 3 इंडियन प्लेयर है करंट स्क्वाड के अंदर जो कुछ मैचेस खेली हैं, जिसमें 3 मैच में 80 रन है स्मृति मंधाना के, उन्हीं तीनों मैच में 26 रन है हरमनप्रीत कौर के, उन्हीं 3 मैच में 4 विकेट स्नेह राणा के। तो आंकड़ों को देखने के बाद, प्लेयर की इंपॉर्टेंस को समझने के बाद, उनकी कमजोरियों को भी देखें स्पेसिफिकली बैटर्स की, तो एक तो इंडियन बैटर्स जो है ना थोड़ी सी ऑफ स्पिन पर फंसती जरूर है, लेकिन ऑफ स्पिनर सामने की टीम में कोई प्रॉपर है नहीं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मलाबा है, तो वो भी काफी परेशान करती है। हालांकि स्मृति मंधाना का आपने पीछे देखा 62 का एवरेज है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और इसी वजह से अगर आप देखें ना तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत किसी बॉलर के सामने को कभी हुई नहीं है। जो सबसे खराब आंकड़े नडाइन डी क्लर्क के खिलाफ है, और उसमें भी 30 के ऊपर का एवरेज है। और वहीं पर देखें प्रतिका रावल, तो ये थोड़ा स्पिन पर तो फंसती हैं, ये सभी जानते हैं। और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 6 बार आउट हुए 94 रन बना करके। मलाबा ने भी इनको 1 बार आउट किया 9 रन देकर के, और इसके साथ साथ नडाइन डी क्लर्क पर भी एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। बाकी उसी तरह से हरमनप्रीत कौर के आंकड़े आप देख लीजिए प्लेयर बैटल के, मारियान कैप पर ज्यादा दिक्कत में रही है। हरलीन देओल को भी क्लास ने 1 बार आउट किया, 1 बार मलाबा ने काफी सस्ते में। और उसके बाद जो बाकी इंडियन बैटर्स हैं मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर की, उसमें भी नंबर्स आप देखने जाएंगे तो मारियान काप
और कुछ हद तक क्लास और खाका भी इंडियन टीम के खिलाफ, और निश्चित तौर पर मलाबा वो तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती दिखाई ही पड़ती है। तो ये तो थी इंडियन टीम, इनके प्लेयर्स की सारी इंपॉर्टेंस को आपने देखा, समझा और ये समझ लिया कि किसको कितनी टीमों में प्रेफरेंस देनी है। बाकी ये है साउथ अफ्रीकन टीम, जिनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देख सकते हैं। बाकी इनके पास बॉलिंग के तो मल्टीपल ऑप्शंस है, जिसमें से मलाबा पूरे 10 ओवर के राउंड करके देंगी, मारियन काप आपको ऑलमोस्ट 7-8 ओवर करके देंगी, वही 7-8 ओवर खाका और क्लास भी करके देंगी, सिमिलरली नडाइन डी क्लर्क भी। क्लोई ट्राउट ने पिछले मैच में 3 ओवर करे थे, 5 ओवर किए थे सोन लूस ने। और इस बॉलिंग ऑप्शंस में से बाकी जो बेंच है, बैटिंग ऑर्डर जो है, उसको देखने के बाद करियर के आंकड़े भी अगर आप देखें, जैसे इंडियन प्लेयर्स का देखा था कि पूरा क्या एक्सपीरियंस है, इन्हीं की बेसिस पर कैसा चला है करियर, तो वो भी आप वीडियो को रुक करके यहाँ पर जरूर देखिए। लेकिन रिसेंट फॉर्म की तरफ अगर आप चलें और ये देखें कि कैसे फॉर्म में ये टीम रही है, तो साउथ अफ्रीकन टीम तो अभी इस वर्ल्ड कप के 2 मुकाबलों में पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ बुरी तरह से हार गई थी, और उसमें इनकी बैटिंग पूरी तरह से फ्लॉप रही थी, केवल 69 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी इंग्लैंड के खिलाफ। लॉरा वुल्फार्ट ने 5 रन बनाए थे, तजमीन ने 5 रन बनाए थे, सून लूस ने केवल 2 रन बनाए थे, 4 रन बनाए थे, मारियन काप ने 6 रन बनाए थे, यानी कि बॉस ने, सिनालो जाफ्ता ने 22 रन बनाए थे, 2 रन बनाए थे, क्लोई ट्रेवन ने, नडाइन डी क्लर्क ने 3 रन बनाए थे, और बॉलिंग तो चली ही नहीं थी। जिसने भी पहले मैच में बॉलिंग करी थी उसको किसी को भी विकेट मिला नहीं था, क्योंकि 10 विकेट से हार गई थी। लेकिन दूसरे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जब ये टीम खेलने उतरी, तो वहां पर तजमीन ने 101 रन बनाए, 83 नाबाद की पारी सून लूस ने खेली, 14 रन बना करके 1 विकेट मारियन काप ने भी लिया, 1-1 विकेट क्लोई ट्रेवन, नडाइन डी क्लर्क ने लिया, मलाबा ने 4 विकेट चटकाई, 1 विकेट निकाला अयाबोंगा खाका ने। तो इस पूरी की पूरी परफॉर्मेंस और यूटिलिटी, जिसमें लॉरा वुल्फार्ट अभी तक दोनों मैच में फ्लॉप रही हैं, देखने के बाद जब आज के इस मैच की टीम आपकी बनने लगेगी ना, तो प्लेयर्स की यूटिलिटी की बेसिस पर सून लूस, मारियन काप, क्लोई ट्रेवन, नडाइन डी क्लर्क और साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो नानकुलेको मलाबा, ये ऐसी 5 साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स होंगी, जिसमें से एक बार फिर से मैं बता दूं, सून लूस, मारियन काप और मलाबा, ये 3 तो करीब करीब 80 से 90% टीमों में आपकी होनी चाहिए, जितनी भी मल्टीपल टीमें आप बनाएं। और बाकी 60% के अराउंड टीमों में क्लोई ट्रेवन और नडाइन डी क्लर्क भी होनी चाहिए। क्लोई ट्रेवन को थोड़ा सा आप कम रोल दे सकते हैं, लेकिन बाकी जो प्लेयर है, चाहे वो तजमीन बिट्स हो, चाहे लॉरा वुल्फार्ट हो, चाहे वो कुछ हद तक एनिकी बॉश को तो 10 से 20% टीमों में ही जगह आपको देनी है। लेकिन बाकी जो दोनों प्लेयर है ना, इनको कई सारे टीमों में आप एक साथ भी लेके जा सकते हैं 50% टीमों में, और बाकी जो 50% जगह बचेगी उसमें किसी एक को आपको निकाल करके बाकी दूसरे को आपको रखना है, और उसी में तब एक बॉलर, चाहे वह मसाबता क्लास हो, चाहे अयाबोंगा खाका को खास करके आप अपनी टीम में रख सकते हैं एक्स्ट्रा बॉलर के तौर पर। तो उम्मीद करूंगा प्लेसमेंट कैसे करनी है प्लेयर्स की वो तो आपने यहाँ पर समझ ली। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें बैटर्स तो जो है ना, खास करके मारियन काप, तजमीन बिट्स और लॉरा वुल्फार्ट के नंबर इंडिया के खिलाफ काफी अच्छे हैं। सून लूस के आंकड़े थोड़े खराब हैं, और इवन बाकी जो खिलाड़ी हैं बैटर के तौर पर, वो भी कुछ खास इंडिया के खिलाफ कर नहीं पाए। इवन क्लोई ट्रेवन और नडाइन डी क्लर्क के भी आंकड़े अगर आप देखें 10-10 मैचेस में ना, तो एज ए बॉलर बहुत एवरेज है। लेकिन इंडिया के खिलाफ मसाबता क्लास और अयाबोंगा खाका के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, और इतने बेहतर आंकड़े किसी भी टीम के खिलाफ जनरली होते नहीं। और उसी में नानकुलेको मलाबा के 7 मैच में 10 विकेटें हैं। बाकी प्लेयर्स के भी आंकड़े देख सकते हैं। इस मैदान पर तो कोई साउथ अफ्रीकन प्लेयर खेल ही नहीं है, तो उसका डेटा आपको मिलेगा नहीं। लेकिन कमजोरियों को देखने जाए, वीकनेसेस प्लेयर बैटल में, तो एक तो स्पिन के खिलाफ अगर आप सारे के सारे प्लेयर बैटल देखें, तो श्री चरनी, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा के खिलाफ जो आंकड़े हैं, या रेणुका ने जो आउट किया लॉरा वुल्फार्ट को, या दीप्ति शर्मा ने जो आउट किया 3 बार 83 रन देकर के, और इवन जो बाकी लोअर ऑर्डर के बैटर्स हैं ना, इनके खिलाफ भी नंबर्स अगर आप इंडियन बॉलर्स के देखें प्लेयर बैटल में और वीकनेसेस को समझें, तो कॉमन वीकनेस जो निकल करके आती है वो तो स्पिन बॉलिंग को लेकर के, खास करके इनके जो लोअर ऑर्डर बैटर्स है ना, वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर बुरी तरह फंसती हैं। और जो टॉप ऑर्डर बैटर है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो ऑफ स्पिन बॉलरों पर फंसती हैं। और निश्चित तौर पर पहली इनिंग की बॉलिंग होगी तो क्रांति गौड़ और रेणुका सिंह ठाकुर तो गेम में आएंगी। तो चाहे वो स्नेह राणा हो, चाहे वो श्री चरनी हो, और चाहे वो दीप्ति शर्मा हो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शंस हैं। और बाकी बॉल जो तेज गेंदबाज है वो तो पहली इनिंग की बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगी ही, ये चीज हमको पता चलता है। बाकी दीप्ति शर्मा और स्मृति मंदाना सबसे कॉमन कप्तान है, वो कप्तान की ऑप्शन होंगी, जिसमें ये 3 डिफरेंशियल ऑप्शंस भी आप ट्राई कर सकते हो और अपनी मल्टीपल टीमें बना सकते हैं एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन, इनको पिक करके। बाकी जो भी आज की इस मैच की मेरी अपनी टीम बनेगी वो तो आपको मैं दूंगा। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देख करके अपनी खुद की टीम बनाइए, जो कि बहुत आसान है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो पूरा तरह से क्लियर मैंने किया कि टीम कैसे बनानी है, किस प्लेयर को कितनी टीमों में रखना है। लेकिन एक चीज के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करिए, और वो है वेदर अपडेट और साथ ही साथ पिच रिपोर्ट, जो कि आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। लिंक आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसी वीडियो के मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। बाकी चाहिएगा तो टीम भी ले लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।